नमस्कार दोस्तों, सुशांत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षाओं में हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझने की और लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे एक हेडिंग लगा लेनी है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक हेडिंग लगाना है जीवन परिचय। उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख देना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, बस इतना ही आपको इनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है। ठीक है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में, ठीक है, सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, बस इतना लिखना है। इसके बाद आपको दूसरी हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में दोस्तों आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वो हमेशा राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण, ठीक है, राष्ट्रीय विशेषताओं से भरपूर रचनाएं करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो तब आप देखेंगे कि उसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया कि इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें और लिखना है कि साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी जो साकेत महाकाव्य था उसके लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और तो और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया। ठीक है, गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। यानी जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और तो और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं हेडिंग लगा के आपको लिखना है कि गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। ठीक है, यानी जो गुप्त जी की रचनाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहला अनुदित रचनाएं, तो अनुदित रचनाएं में क्या लिखना है? वीरांगना, मेघनाथ वध आदि। ठीक है, दूसरे में मौलिक रचनाएं, तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा आदि। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। चलिए देखते हैं। जीवन परिचय हेडिंग लगा के लिखेंगे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, फिर इतना ही लिखना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग लगाना है। फिर लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए इनको सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। ठीक है, फिर इसके बाद साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसलिए ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हेडिंग लगाना है रचनाएं। तो गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। पहला अनुदित रचनाएं जिसमें आती हैं वीरांगना, मेघनाथ वध आदि। ठीक है, फिर दूसरा मौलिक रचनाएं, आप 2 लिख देंगे काफ़ी है। मौलिक रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपको अगर एग्ज़ाम में पूरे नंबर लाने हैं तो जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है हेडिंग वाइज, ठीक है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपको पूरे नंबर दे देगा। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे तैयार कीजिए।